हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेखावत मेंशन, अति, जशन, तक्षक और आरजू चारों डाइनिंग टेबल पर थे और उनके बीच आहान और अमानत की शादी को लेकर बात चल रही थी। तभी दरवाजे से आहान अंदर आया। आज आहान थोड़ा जल्दी आ गया था, लेकिन जब उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी, क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी और वो इस तरह तक्षक और जसन के सामने जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो इतना भी जानता था कि बिना उनसे बात किए वो अपने कमरे में तो नहीं जा सकता। वहीं अति और आरजू भी परेशान हो रही थी, क्योंकि भले ही आहान अभी तक उनके पास नहीं आया था, लेकिन उन दोनों को अच्छी तरह से पता था कि आहान ड्रिंक करके ही आया होगा। आहान कुछ सोचते हुए आगे आया और डाइनिंग टेबल की तरफ सबको देखकर बोला, आज तो फैमिली डिनर हो रहा है, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी कॉल करनी है, तो मैं अभी अपने रूम से होकर वापस आता हूँ। बोलकर वो रूम की तरफ जाने लगा। 1 मिनट, जसन की आवाज़ सुनकर आहान के ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। जसन उसके थोड़ा करीब आया और बोला, तुम्हें इमरजेंसी कॉल करनी होगी, लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे उस कॉल से भी ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तक्षक ने अति और आरजू की तरफ देखा, जो अपनी उंगली आपस में उलझाए जा रही थी। अति तुरंत जसन के पास आई और बोली, आपको जो बात करनी है वो ज़रूरी है, लेकिन कम से कम आहान को फ्रेश होकर तो आने दीजिए। वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, तब आप आराम से बात कर लेना। जसन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना थका हुआ है कि मेरी बात ही ना सुन पाए। क्यों आहान, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नो एमडी, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे। बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। बोलकर आहान अब जसन की तरफ अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हो गया। जसन उसके चेहरे को देखकर ही समझ चुका था कि उसने ड्रिंक की है, क्योंकि आहान की आंखें बेहद लाल थी। वहीं तक्षक भी अब डाइनिंग टेबल से उठा और आहान की तरफ आते हुए बोला, तुम्हारी शादी की बात करनी है। शादी का जिक्र सुनकर ही आहान की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, और जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी मर्जी से शादी हुई तो आप लोग भी शादी एंजॉय कीजिएगा। अगर सिर्फ मेरी मर्जी से होगी तो शादी करके आपको बता दूंगा। अति ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। तक्षक गुस्से से बोला, अगर शादी तुम्हें अपनी मर्जी से ही करनी है तो फिर अपनी मर्जी अब भी करो। शेखावत मेंशन में रहने की क्या ज़रूरत है? अकेले अपनी मर्जी से जहां मर्जी रहो। आरजू आगे आई और बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर ड्रीम? हाँ, नॉर्मली तो बोल रहा है ना। हो सकता है वो किसी लड़की को प्यार करता है इसलिए। आहान उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, ना स्नोफ्लेक, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता, पर फिर भी अगर कभी हुई तो आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। आई थिंक अब बात हो गई तो मैं जाऊं। तक्षक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। आहान अपने कदम आगे बढ़ाता उससे पहले ही जसन बोला, लेकिन तुम्हारी शादी हमने फिक्स कर दी है। तुम्हारी स्नोफ्लेक ने ही तुम्हारी शादी फिक्स की है। जसन की बात सुनकर आहान ने अब हैरानी से आरजू की तरफ देखा। वो गुस्से से बोला, शादी जिसने मर्जी फिक्स की हो, लेकिन शादी मेरी है तो फाइनल डिसीजन मेरा ही है और मेरी तरफ से ना है। आई डोंट वाना गेट मैरी। आई थिंक अब मुझे इस मैटर पर और कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलकर वो एक बार फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि आरजू जल्दी से बोली, लेकिन मुझे तो लगा तुम अमानत से प्यार करते हो।
तो तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमानत का नाम सुनकर आहान के कदम अपने आप ही रुक गए। उसने पलटकर बाकी सब की तरफ देखा और धीमे से बोला, अमानत से शादी? अति आगे आई और आहान के बिल्कुल करीब होकर खड़ी हो गई। वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, एंजल को लगा कि अमानत तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम्हें उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम उसकी सिचुएशन जानते हो। ऐसे में शादी शायद उसके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। पर अगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहान बोला, क्या आप लोगों ने अमानत से पूछा? तक्षक थोड़े गुस्से से बोला, अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं है तो अमानत से पूछना ना पूछना मैटर ही क्या करता है। तुमने अपना डिसीजन सुना दिया, तो बस अब तुम्हें किसी और की क्या फिक्र है। आहान तुरंत आरजू के पास आया और तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं अपनी स्नोफ्लेक से कुछ देर बात कर सकता हूँ? तक्षक ने कुछ नहीं कहा। घर के गार्डन एरिया में आरजू आहान के सामने खड़ी थी और आहान ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। आहान आरजू की तरफ देखते हुए बोला, स्नोफ्लेक, क्या आपने अमानत से इस शादी के बारे में पूछा था? उसे इस शादी के बारे में पता है। आरजू उसके एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए बोली, अमानत की बात छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये शादी सच में नहीं करना चाहते? आहान चिढ़ते हुए बोला, स्नोफ्लेक, मैंने जो आपसे पूछा है, पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अमानत क्या चाहती है? उसे पता है कि हम दोनों की शादी की बात चल रही है। इस वक्त आहान बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अमानत से शादी उसका एक ख्वाब था, जो ख्वाब कुछ वक्त पहले ही टूट गया था, और अब इस तरह से उन दोनों की शादी की बात होना उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसे अमानत के बारे में जानना था कि अमानत उन दोनों के बारे में क्या सोच रही है। क्या वो भी उससे शादी करने को तैयार है? अमानत के लिए तो आहान कुछ भी कर सकता था। आरजू हल्का सा मायूस होकर बोली, अमानत इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन अगर तुम ही तैयार नहीं हो तो अब एक बार फिर से अमानत का दिल टूट जाएगा। मुझे उसकी फिक्र। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहान उसके गले लग गया और बोला, उसका दिल नहीं टूटेगा स्नोफ्लेक, किसी का दिल नहीं टूटेगा। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आई वाना मैरी अमानत। पर प्लीज़ मुझे इतना बता दीजिए, वो खुश है ना? वो ज़बरदस्ती तो इस शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही ना? उससे बात की आपने? उसने क्या कहा? आप नहीं, अब मैं ही उससे बात करूँगा। मुझे उससे मिलना है। बोलकर आहान उससे अलग हुआ और तुरंत पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगा। लेकिन आरजू ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोली, नहीं, तुम अभी नहीं जाओगे। तुम्हें अमानत से बात करनी है तो तुम कर लेना, लेकिन इस वक्त नहीं। अगर तुम फ़ोन करना चाहते हो तो बेशक से उसे फ़ोन कर लो, पर तुम्हारा यूं ठाकुर मैंसन जाना अच्छा नहीं लगेगा। पर पहले इतना तो कंफर्म करो कि तुम्हें ये शादी सच में करनी है ना? आहान खुश होते हुए बोला, ऑफ कोर्स स्नोफ्लेक, मुझे ये शादी करनी है। आई लव। बोलते बोलते आहान एकदम से रुक गया। वहीं आरजू को जो शक था वो यकीन में बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम अमानत से प्यार करते हो? आहान ने अपना चेहरा झुका लिया। आज पहली बार आरजू ने आहान के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर ब्लश करते हुए बोला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ स्नोफ्लेक, लेकिन आज तक कभी उससे कहा नहीं। पर अब शादी के बाद मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। आरजू के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। उसे लग रहा था कि कहीं वो आहान के साथ गलत ना कर दे, लेकिन अब आहान अमानत से प्यार करता है। उसके बाद वो बेफिक्र हो चुकी थी। वो आहान के साथ अंदर आई और आहान सीधा अपने रूम में चला गया। डाइनिंग टेबल पर आकर आरजू ने सबको आहान के डिसीजन के बारे में बताया, तो जशन और तक्षक दोनों हैरान थे। वहीं अति का शक भी अब यकीन में बदल चुका था।
अहान अपने रूम में आया और आते ही उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर अमानत को फ़ोन करना चाहा, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने फ़ोन वापस लॉक कर बेड पर फेंका और बोला, नहीं, मैं अमानत से फ़ोन पर बात नहीं करूँगा। मैं उससे सारी बात मिलकर ही करूँगा। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी और अमानत की शादी हो रही है। बोलते हुए उसने वापस से अपना फ़ोन बेड से उठाया और गैलरी ओपन कर अमानत की पिक्चर्स को देखने लगा। सुबह का वक्त, शेखावत फार्म हाउस। प्याली अपने कमरे में थी। अभी कुछ देर पहले ही उसे होश आया था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और कमरे में अपनी नज़र घुमाने लगी। उसकी नज़रें अक्षर को ढूंढ रही थी। कल रात को जब अक्षर उसे फार्म हाउस वापस लेकर आया था तो प्याली बेहोश थी। बेहोश होने से पहले बस उसने उस लड़के को अक्षर को चाकू लगाते हुए देखा था। वो अक्षर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो बता नहीं सकती थी कि हाँ, वो अक्षर को पहचानती है। अगर वो बता देती तो उसका सच बाहर आ जाता और अक्षर उसे उस जगह छोड़ आता जहाँ पर प्याली कभी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसे अक्षर की फिक्र हो रही थी। वो अपने बेड से नीचे उतर कमरे से बाहर आई। अभी सुबह के सिर्फ 5 बजे थे, इसलिए कोई भी सर्वेंट उठा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट अपने सर्वेंट क्वार्टर में थे। प्याली बाहर आकर अक्षर का कमरा ढूंढने लगी। उसे चला भी नहीं जा रहा था, पर वो किसी तरह चलते हुए अक्षर के कमरे में आई। लेकिन जब उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो वापस हॉल में आ गई। तभी उसका ध्यान बहुत लाउड चल रही म्यूज़िक पर गया, जिसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं आ रही थी, लेकिन काफ़ी घुटी घुटी आ रही थी, जैसे वो म्यूज़िक किसी कमरे में बज रहा है। प्याली सामने बने कमरे की तरफ जाने लगी। उस कमरे के दरवाजे पर आकर वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने एक पूरा जिम एरिया बना हुआ था और नीचे लेटा हुआ अक्षर भारी डंबल उठाए हुए था। पसीने से वो पूरा तरबतर था और उसके हाथ और चेहरे से लेकर गर्दन तक की सारी नसें उभर रही थी। अक्षर को ढूंढते हुए प्याली उधर तक आई थी, लेकिन अब अक्षर को देखते ही उसकी सांसें सूखने लगी। उसे डर लगने लगा। वो तुरंत वहां से हटने लगी कि तभी उसका हाथ साइड टेबल पर रखे हुए वास पर लगा और वो वास नीचे गिर गया। हालांकि म्यूजिक की आवाज़ बहुत तेज थी, ऐसे में वास गिरने की आवाज़ किसी के कानों में जाना पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन अक्षर ने तुरंत वो डंबल नीचे रखे और सामने टेबल पर रखी हुई अपनी गन उठाकर बाहर की तरफ आया। उसे वो डंबल रखते हुए देख प्याली और भी ज़्यादा डर गई थी। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर पर उस बांस का टुकड़ा लग गया और दर्द से उसकी चीख निकल गई। वो लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर गिर गई। अक्षर अपने हाथों में पकड़े हुए गन के साथ बाहर आया और जैसे ही उसकी नज़र प्याली पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी गन प्याली की तरफ पॉइंट कर रखी थी। ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था और वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में मीठी अभी भी करवट ले रही थी। रात से लेकर अब तक उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। उसे रात को सोने की आदत ही नहीं थी, इसलिए अब उसे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। जब सुबह होने तक उसे नींद नहीं आई तो वो अपने रूम से बाहर निकलकर अरनाथ के रूम में आई। उसे बेड पर आराम से सोते हुए देख वो एक बार फिर से चिढ़ गई। उसका मन किया कि अभी जाकर अरनाथ का गला दबा दे, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आगे की तरफ आई और आकर अरनाथ के ऊपर चढ़ गई। अरनाथ की अचानक से चीख निकल गई, क्योंकि मीठी जाकर उसकी पीठ पर बैठी थी और यूं अचानक उसके आकर बैठ जाने पर अरनाथ की आंख अचानक से खुल गई थी। वो करवट भी नहीं ले पा रहा था। वो गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है तुम्हारी? मीठी दांत पीसते हुए बोली, यहाँ पर मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने अपनी पूरी रात खराब कर दी।
और तुम सुबह भी आराम से सो रहे हो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें सोने दे सकती हूँ? अगर तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें उतना ही परेशान करूंगी। अरनाथ चिल्लाकर बोला, साइड हटो। अगर मीठी भी जिद्दी बनते हुए बोली, नहीं हटूंगी। पहले मुझे कोठे पर वापस छोड़कर आओ। अगर तुमने मुझे कोठे पर वापस नहीं छोड़ा तो मैं यूं ही तुम्हें परेशान करूंगी। सुबह सुबह इरिटेटिंग बातें सुनकर अरनाथ का चेहरा लाल होने लगा। उसने एक झटके में करवट ली और मीठी लुढ़क कर बेड पर गिरी। अरनाथ उठा और उसके ऊपर झुक गया। मीठी की सांसें तेजी से बढ़ गई। अरनाथ गुस्से से मीठी को देख रहा था और उसका गुस्सा देखकर अब मीठी को डर लगने लगा था। अरनाथ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सोते हुए को डिस्टर्ब करने की? मीठी झल्लाहट से बोली, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे कोठे से यहाँ पर लाने की। तुम्हें पता है 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ। चुपचाप मुझे कोठे पर छोड़कर आओ, वरना मैं तुम्हें चैन से एक सांस भी नहीं लेने दूंगी। अरनाथ गुस्से से बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? उसका सवाल सुनकर मीठी का गला एक बार फिर से सूखने लगा। अरनाथ एक बार फिर से गुस्से से बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी स्टूपिड हरकतों से मुझे परेशान कर सकती हो? मीठी अचानक ही दर्द से चिल्लाई। अरनाथ अब और भी ज्यादा गुस्से से बोला, अपना ये फालतू ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हारे ड्रामा में नहीं आने वाला। तुम यहां से कहीं भी नहीं जाओगी। मीठी अब चिढ़कर बोली, ड्रामा नहीं कर रही हूं, मुझे पीरियड आए हैं। साइड हटो, वरना तुम्हारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। मीठी की बात सुनकर एक पल के लिए अरनाथ भी उसे देखता ही रह गया था। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि उसे पीरियड्स आए हुए हैं। हालांकि अरनाथ की सोच बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं थी। वह खुद चाहता था कि लड़कियां इस चीज को लेकर बोल्ड बने, लेकिन उसे मीठी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मीठी उसे देखते हुए बोली, अब साइड हटोगे या फिर खुद को पूरी तरह से गंदा करना है? अरनाथ उसे घूरते हुए बोला, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मीठी हैरानी से बोली, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? पीरियड्स आए हुए हैं मुझे और तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता? पीरियड्स में किसी लड़की के आसपास भी नहीं जाते। गंदा होता है और अब दूर रहो मुझसे। अरनाथ सर्द आवाज में बोला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बट यस, हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जाओ जाकर चेंज करो। मीठी मुंह बनाते हुए बोली, चेंज कैसे करूं? मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मेरे सारे कपड़े कोठे पर हैं। लेकिन अगर तुम मुझे कोठे पर छोड़ आओ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मेरे पास मेरे सारे कपड़े होंगे और तुम्हारी हाइजीन वाली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अरनाथ हंसा और बोला, ऐसे बहाने बनाना बंद करो स्वीट। बेशक से कुछ भी हो जाए, तुम उस जगह पर वापस नहीं जाओगी। जाओ अब जल्दी से वॉशरूम में जाओ। मीठी मुंह बनाते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ज़रूर उसके कपड़े भी खराब हो चुके हैं। वो उठने में भी शर्मा रही थी, तो अरनाथ ने अपना एक हाथ उसकी कमर के नीचे रखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, अरे छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना तुम गंदे हो जाओगे। अरनाथ उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आई डोंट केयर। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे ये करना होगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी नज़रें खुद पर पाकर और उसकी वो गहरी सी आवाज़ सुनकर ही मीठी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। अरनाथ ने उसे वॉशरूम में लाकर छोड़ा और वहाँ से जाने लगा। मीठी तुरंत उसे रोककर बोली, एक मिनट। उसकी आवाज़ सुनकर अरनाथ ने उसे पलट कर देखा। मीठी ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। उसे सैनिटरी नैपकिन चाहिए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अरनाथ को क्या कहे। उसे बोलने में भी शर्म आ रही थी। वहीं उसके ना कहने से भी अरनाथ उसकी बातों को समझ रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ।
अरनाथ रूम में बाहर आया और अपनी शर्ट पहनने लगा। पार्किंग एरिया में आकर वो गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी फार्म हाउस से निकल गई। कुछ 5 मिनट में ही वो वापस आया और इस वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। वो उस पैकेट को लेकर सीधा अपने कमरे के वॉशरूम में आया और मीठी की तरफ उस पैकेट को बढ़ाते हुए बोला, ये लो जो तुम्हें चाहिए। मीठी ने तुरंत उस पैकेट को लिया और उसमें जो सामान था उसे देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि उसमें मेंस्ट्रुअल कप थे और उसे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ भी नहीं करने आते थे। हाँ, उसने इन सब चीज़ों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मुझे वो पै बोलते बोलते वो रुक गई थी। अरनाथ उसे समझाते हुए बोला, लेकिन वो हाइजीनिक नहीं होता, इसलिए यही यूज़ करो, उससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। मीठी चिढ़कर बोली, तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपना ये साफ सफाई का पाठ मत पढ़ाओ। मुझे जो चीज़ चाहिए अगर वो ला कर देते हो तो ठीक है, वरना मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ये सब यूज़ नहीं करना आता। उसकी बात सुनकर अब अरनाथ को समझ आया कि वो ये सब यूज़ क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ये सब यूज़ करना आता ही नहीं। वो उसके करीब आया और बोला, यूज़ तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब तुम ये देखो कि तुम इसे अपने आप यूज़ करोगी या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें है तो चुपचाप इसे यूज़ करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर मीठी और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरनाथ एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, लेकिन अभी मुझे शावर लेना है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। बोलकर वो अंदर बने शावर एरिया की तरफ चला गया। मीठी उसे जाते ही देखते रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, कितना ठरकी इंसान है ये, इसको सब पता है लड़कियों को क्या चाहिए और क्या नहीं। तभी उसे अरनाथ की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई और कुछ पानी की बूंदें भी उसके कंधे पर गिरी। अरनाथ उसके बिल्कुल कानों के पास अपने होठ लाकर बोला, सब लड़कियों से मतलब नहीं है मुझे, अब सिर्फ तुमसे ही मतलब होगा। उसकी बात सुनकर मीठी ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त अरनाथ फिर से शर्टलेस हो चुका था और उसके बाल पानी से भीगे हुए थे। पानी की कुछ बूंदें अरनाथ के सीने पर ठहरी हुई थी, जो उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी कि मीठी भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। उस पानी की बूंद को देखते हुए उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। अरनाथ ने उसके कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मीठी को बिना उसका हाथ अपने कंधे पर लगे ही एक करंट सा महसूस हुआ। तभी अरनाथ ने उसके कंधे पर अपना हाथ ना रखकर अपना हाथ और भी आगे बढ़ा दिया और वहाँ रखा हुआ बॉडी शावर उठाया। वो उस बॉडी शावर को मीठी की तरफ दिखाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरा हाथ ना लगाना भी तुम्हें एक करंट की तरह लगेगा। उसकी बात सुनकर मीठी एकदम से होश में वापस आई। वो घूरते हुए उसे देख रही थी। वहीं अरनाथ एक बार फिर से शावर एरिया की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद मीठी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट को दोबारा देखा। उसे सच में मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करना आता था, लेकिन उसने उसे खोला और फिर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखे थे वैसे वैसे उसे यूज़ किया। उस कप को यूज़ करने के बाद उसे एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा था। वो खुश होते हुए बोली, सच में ये तो काफ़ी अच्छा है। चलो, इस इंसान ने कुछ तो अच्छा किया। इतना बोलकर वो वॉशरूम से बाहर जाने लगी। तभी उसे अपने पेट पर अरनाथ का हाथ महसूस हुआ। इस बार अरनाथ ने अपना चेहरा उसके कंधे पर रख लिया था। मीठी एकदम से कांपने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। आज तक कितने लड़के उसके करीब आए थे, लेकिन ऐसा कभी उसे महसूस नहीं हुआ था। उसकी सूखती हुई सांसें उसके गले में हो रही हलचल से पता चल रही थी।
अरनाथ उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना स्वीट कि मुझे हाइजीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुमने अभी अपने कपड़े चेंज किए, सब कुछ किया, लेकिन बिना शावर लिए तुम कहाँ जा रही हो? मीठी अटक अटक कर बोली, वो अब मुझे नींद आ रही है, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। अरनाथ ने उसे पेट से ही थामते हुए अपनी तरफ घुमाया और बोला, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाना, लेकिन शावर लेकर। बोलकर उसने उसे हल्का सा लिफ्ट किया और अपने साथ शावर एरिया की तरफ लेकर आया। मीठी किसी बच्ची की तरह उसके साथ चिपकी हुई थी। उसके कदम जमीन पर नहीं, बल्कि अरनाथ के घुटनों तक आ रहे थे। पहले ही वो अरनाथ के सामने किसी बच्चे की तरह लगती थी, लेकिन अब तो अरनाथ ने उसे अपने गोद में ऐसे उठा रखा था जैसे वो सच में कोई बच्ची ही हो। शावर एरिया में लाकर अरनाथ ने उसे नीचे जमीन पर खड़ा किया। मीठी को जैसे ही अपने ऊपर पानी महसूस हुआ, वो एक बार फिर से कांप गई। वो वहां से जाने लगी, क्योंकि उसे अरनाथ के इस तरह करीब आने पर बहुत ही अलग सी फीलिंग होती थी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन अरनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीठी सीधा दीवार पर आकर लगी। उसकी पीठ दीवार से चिपकी हुई थी और अरनाथ उसके बेहद करीब था। अरनाथ उसके ऊपर झुककर बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है स्वीट? जब कहा ना कि शावर लेकर आराम से सो जाना, तो फिर ये फालतू ड्रामा क्यों कर रही हो? बातें समझ में आती नहीं या फिर समझना नहीं चाहती? मीठी गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारे साथ शावर नहीं लेना। जब तुम शावर लेकर फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं शावर ले लूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे कुछ नहीं करना। अरनाथ हंसा और बोला, मैं कुछ करने की बात तो कर ही नहीं रहा स्वीट, मैं तो सिर्फ शावर लेने की बात कर रहा हूँ। उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर मीठी और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो खींच कर बोली, तुम मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकते हो। अरनाथ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मीठी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मीठी एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, चैलेंज नहीं कर रही हूं। तुमने खुद कहा ना कि तुम्हें हाइजीनिक की प्रॉब्लम है, तो भला मेरे साथ तुम क्या ही करोगे? मेरा सच तुमसे छिपा तो है नहीं। तुम्हें वो चीज़ पसंद है जिन्हें किसी ने अपने गंदे हाथों से छुआ भी ना हो, और मुझे तो छूने वालों के हाथ में गंदगी होती होगी, इसका अंदाज़ा भी तुम लगा नहीं सकते। ना जाने कैसे कैसे लोग मुझे सिर्फ छूते ही नहीं, मुझे पूरी तरह कुचल कर। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ पूरी तरह से उस पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मीठी एकदम से सुन्न रह गई। उसके हाथ पीछे दीवार पर लग गए थे। ठंडी ठंडी दीवार वो अपनी मुट्ठियों में कसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीवार को वो कहाँ ही अपनी मुट्ठी में बंद कर सकती थी। कुछ देर बाद ही उसके हाथ अरनाथ की कमर पर और फिर धीरे धीरे उसके सीने पर आ गए। अरनाथ बेहद ज़्यादा वाइडली उसे किस कर रहा था। अरनाथ का ये गुस्से वाला रूप जब भी मीठी के सामने आता था, तो मीठी उसे कुछ कहने लायक रहती ही नहीं थी। अरनाथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे किस कर रहा था। उसकी किस में ही कहीं भी सॉफ्टनेस तो थी ही नहीं। वो बस मीठी की फालतू बातों का जवाब दे रहा था। जब भी मीठी कुछ ऐसा बोलती थी तो उसका मन करता था कि मीठी की ज़ुबान को ताला लगा दे, और मीठी की ज़ुबान को ताला लगाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अरनाथ के पास यही था। वहीं मीठी उसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। वो भी उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर उसकी किस का रिस्पॉन्स देने लगी थी। वो जिस कंडीशन में थी, ऐसे में कई हार्मोन्स चेंज होते हैं और कई तरह के बॉडी भी चेंज होते हैं। वो अरनाथ को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मीठी ने उसे किस करना शुरू किया, अरनाथ भी वाइल्ड से सॉफ्ट होने लगा। उसने मीठी के हाथ अपने कंधे से हटाए और दीवार पर लगा दिया। अब अरनाथ उसे सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगा।
वहीं मीठी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अरनाथ ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। गुस्से से हुई उनकी ये शुरुआत अब कुछ और ही बनती जा रही थी। अरनाथ उसकी गर्दन को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चूम रहा था और मीठी भी गहरी गहरी सिसकियां ले रही थी। ठंडे पानी की वजह से उसकी पूरी बॉडी लाल हो रही थी और जिस तरह से अरनाथ उसे किस कर रहा था, एक खलबली उसके पूरे जिस्म में मची हुई थी। उसकी वो मधोशी भरी आवाज़ें अरनाथ को और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से लग रहा था कि मीठी ने जिस तरह अपने साथ दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की बात कही, अब वो अपने गुस्से और अपने प्यार से उस पर अपना हक क्लेम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस, प्याली नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और अक्षर उसके सामने उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। प्याली को देखकर वो हैरान था। उसने अपनी गन अपनी कमर में लगाई और प्याली की तरफ देखते हुए बोला, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्याली उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसके हाथों में गन देखकर उसका गला सूख रहा था। अक्षर ने उसके पैर की तरफ देखा जहां से खून बह रहा था। टूटे हुए वास की तरफ देखकर अक्षर को समझ आ चुका था कि उस वास के गिरने की आवाज़ कहाँ से आई थी और शायद हड़बड़ाहट में प्याली का पैर उस वास पर लग गया। अक्षर उसे देखते हुए बोला, अपने रूम में जा सकती हो। प्याली ने अपना चेहरा झुका लिया। अक्षर ने एक बार उसे पूछा नहीं कि वो कौन है, उसे जानता है या फिर वो उसे उस जगह पर छोड़कर आए जहां पर अक्षर ने पहली बार उसे देखा था। डर से प्याली की जान निकल रही थी। अक्षर एक बार फिर से बोला, अपने पैरों पर खड़े होकर उस कमरे में वापस जा सकती हो जहां से तुम आई हो, या फिर नहीं। प्याली ने डर से अपना चेहरा ना में हिला दिया। अक्षर नीचे झुका और प्याली को अपनी गोद में उठा लिया। प्याली के हाथ अक्षर के सीने पर आ गए। ये तीसरी बार था जब अक्षर ने प्याली को अपनी गोद में उठाया था और तीनों ही बार ऐसे अक्षर शर्टलेस था। प्याली को उसके करीब आने पर ही बड़ी गर्माहट सी महसूस होती थी। उसकी नज़रें एकटक अक्षर के चेहरे पर टिकी हुई थी। अक्षर प्याली को लेकर उसके कमरे में आया और उसे बेड पर लिटाया। अक्षर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें सच में याद नहीं तुम कौन हो? उसका सवाल सुनकर प्याली ने बेडशीट को मुट्ठियों में कस लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अक्षर के सामने उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। डर से उसका चेहरा कांप रहा था। उसका जवाब सुने बिना ही अक्षर दोबारा बोला, डोंट वरी, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन इधर उधर ऐसे चोरों की तरह घूमना बंद करो। मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा ऐसी हरकत ना हो। बोलकर अक्षर तुरंत वहाँ से चला गया और प्याली गहरी गहरी सांस लेते हुए बस बेड पर लेटी रह गई। ठाकुर मैंशन। आहान की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और मुस्कुराता हुआ आहान गाड़ी से बाहर निकलकर ठाकुर मैंशन के अंदर आया। अमानत डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। इस वक्त सिर्फ वही ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि जन्नत अभी कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। अर्जुन ऑफिस जा चुका था और मन्नत अमानत के लिए खुद गरम गरम आलू के पराठे बना रही थी। आहान के कदमों की आहट सुनकर अमानत ने पलट कर देखा तो आहान को अपने सामने देखकर उसका चेहरा खिल गया। तभी जन्नत भी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। आहान को देखकर अमानत उसके पास आई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जाने के लिए जन्नत तैयार हो चुकी थी। हालांकि उसका कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कल से ही रो रो कर उसका बुरा हाल था। एक पल के लिए भी उसके आंसू नहीं रुके थे, लेकिन वो किसी को खुद पर शक नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई थी। लेकिन आते ही जब उसकी नज़र आहान पर गई तो एक पल के लिए उसका चेहरा खिल गया।
लेकिन जब अमानत अहान के सामने आकर खड़ी हो गई तो उतनी ही जल्दी उसका चेहरा उतर भी गया। अहान अमानत की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे बात करनी है ट्रेजर। अमानत मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है अहान, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जिस तरह से अमानत ने अपनी बात कही, उस तरीके से उसे बात करते हुए देख अहान हैरान था, क्योंकि आज तक अमानत उससे बेधड़क अपनी बात कह देती थी। उसकी बातों में झिझक नहीं होती थी, लेकिन आज तो उसने अपना चेहरा झुका रखा था और उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो रहा था। अहान के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट तैर गई। तभी किचन से मन्नत बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर अमानत को न देखकर बोली, अब ये लड़की कहाँ गई। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र अहान और अमानत पर गई। उन दोनों को देखकर मन्नत मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, इधर आओ, डाइनिंग टेबल पर बैठो। आज दोनों एक साथ नाश्ता करो। अमानत मन्नत की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, यस मॉम, अहान को तो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, पर ये खाता नहीं है क्योंकि इसे अपनी डाइटिंग की फिक्र रहती है। पर आज मैं इसे आलू के पराठे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बोलकर उसने अहान का हाथ पकड़ लिया। अमानत के हाथ में अहान का हाथ देखकर जन्नत की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से अपनी आंखों को मसल कर उस नमी को साफ किया। उसका दिल अंदर से दुख रहा था। अहान ने अपने दूसरे हाथ से अमानत का हाथ पकड़ा और बोला, ट्रेजर, ब्रेकफास्ट हम बाद में करेंगे। पहले मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जो बात मुझे करनी है वो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलो ना। अमानत मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगे। मैं जानती हूँ तुम आलू के पराठे खाने से बच रहे हो ना, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। क्या तुम्हें मेरे हाथों से खाना नहीं खाना? बोलते हुए उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसे देखकर अहान आलू के पराठे पर किसी मक्खन की तरह फिसल गया। उसने अमानत के दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में कर उसके हाथों पर अपना दूसरा हाथ रख कर बोला, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ट्रेजर। आलू के पराठे क्या, मैं जहर भी खा लूँ। जैसे ही उसने बोला, जन्नत का हाथ ऊपर की तरफ उठ गया, जैसे ही वो उसके होठों पर अपना हाथ रख देगी। लेकिन जब उसने अमानत का हाथ अहान के होठों पर देखा तो उसका कांपता हुआ हाथ खुद ब खुद नीचे हो गया। अमानत अहान की तरफ देखते हुए बोली, स्टॉप इट अहान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे कोई बोलता है क्या? जैसे तुम बोल रहे हो, जहर खाए तुम्हारे दुश्मन, तुम मेरे हाथों से आलू के पराठे खाओ। अहान हंसकर बोला, वो मैं खा लूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ बाहर चलो। अमानत उसके थोड़ा करीब हो गई। उसे अपने करीब आते देख अहान को एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह से जल सा रहा हो। अंदर से ही उसे गर्मी सी फील हो रही थी। अमानत उसकी गर्दन के पास अपने होठों को लाकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। हाँ, शादी के बारे में बात करना चाहते हो ना? जानना चाहते हो कि मैंने हाँ किसी प्रेशर में आकर तो नहीं कर दी। मैं तुमसे शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं? अहान उसका सवाल तो सुन रहा था, लेकिन उसे जवाब का इंतज़ार था। पर बिना जवाब दिए ही अमानत उससे अलग हो गई। वो पंजों के बल खड़ी अहान की गर्दन के करीब हुई थी, पर जैसे ही वो पीछे होने लगी, उसके पैर लड़खड़ा गए। अहान तुरंत उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे संभाल लेता है। अमानत के हाथ अहान के कंधों पर आ गए। जन्नत ने जोर से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। अहान अब खुद अमानत के करीब हुआ और बोला, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं ट्रेजर। मुझे उनका जवाब चाहिए। कहीं तुम किसी प्रेशर की वजह से तो इस शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही हो ना? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत उसके सीने से लग गई। दोनों के बीच फॉर्मेलिटी तो पहले भी कभी नहीं थी,
कभी भी दोनों यूं एक दूसरे के सीने से लग सकते थे। हालांकि अहान ने खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। वो यूं ही कभी अमानत के बिना किसी बात के करीब नहीं आता था, लेकिन अमानत का जब दिल करता था वो अहान के करीब भी आती थी और ऐसे सीने से भी लग जाती थी। उसे अपने सीने से लगा महसूस कर अहान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी हवा में थे। आज जिस तरह से अमानत उसके सीने से लगी हुई थी, वो उसके लिए बहुत अलग एहसास थे। जिन फीलिंग्स को उसने पूरी तरह से कंट्रोल में कर रखा था, वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। अमानत उसके सीने से लगे हुए बोली, आज तुम मेरी पीठ पर अपने हाथ हक से रख सकते हो अहान। अमानत की बात सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। वो अभी भी अहान के सीने से अलग नहीं हुई थी। बस अब ऊपर अहान का चेहरा था तो नीचे अमानत का चेहरा। अहान हैरानी से अमानत की तरफ देख रहा था। अमानत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ अहान, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मुझे नहीं पता जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करोगे? अहान ने उसका सवाल सुनकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। जन्नत की आंखों में कब से रुके हुए आंसू बह निकले। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसी वक्त अपनी पूरी दुनिया ही खत्म कर दे। अहान अमानत के चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से उसने अमानत के माथे को चूम लिया। अमानत के रोंगटे खड़े होने लगे। जन्नत अपने आंसू पोंछते हुए तुरंत अपने रूम में वापस भाग गई। अपने रूम में वापस आकर जन्नत बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने से अहान और अमानत का चेहरा ही नहीं जा रहा था। जिस तरह से अहान ने अमानत के माथे को चूमा, वो सब याद कर कर उसकी आंखों से लगातार आंसू तेजी से बह रहे थे और उसके हाथ पैर ढीले पड़ने शुरू हो चुके थे। नहीं नहीं, अहान आप अमानत दी से प्यार नहीं कर सकते। आप सिर्फ मेरे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। बोलते हुए जन्नत अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए चेहरा घुमाने लगी। उसे सामने टेबल पर रखा हुआ वाच नजर आया और उसने वो वाच उठाकर जोर से टेबल पर मारा। पूरा कांच टेबल पर बिखर गया। एक बड़ा सा टुकड़ा जन्नत ने अपने कांपते हुए हाथों से उठाया और अपनी कलाई की तरफ देखने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने अहान और अमानत के एक दूसरे के हाथों में उलझे हुए हाथ नजर आ रहे थे। वो रोते हुए बोली, अगर अगर आप किसी और के हो रहे हैं ना, तो मुझे मुझे इस दुनिया में नहीं रहना और मैं आपको अपनी आंखों के सामने किसी और का होते नहीं देख सकती। मर जाऊंगी मैं। बोलते हुए उसने वो कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पर चला लिया। अगले ही पल उसकी कलाई से बहता हुआ खून नीचे जमीन पर गिरने लगा। वहीं उस वास के टूटने की आवाज़ नीचे तक आई। इतनी तेज आवाज़ और ऐसे कांच टूटने की आवाज़ सुनकर अमानत और अहान ऊपर की तरफ देख रहे थे। वहीं मन्नत भी किचन से बाहर आई। वो अमानत की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? क्या टूटा? अमानत अब तक अहान से अलग हो चुकी थी। वो मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं मम्मा, शायद जन्नत के कमरे में कुछ। मन्नत हैरानी से बोली, जन्नत के कमरे में? लेकिन जन्नत तो अभी यहाँ सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो वापस अपने कमरे में कब गई? अमानत कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है हमें ऊपर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मन्नत ने भी अपना चेहरा हाँ में हिलाया और ऊपर की तरफ बढ़ गई। अहान अभी नीचे ही खड़ा था। अमानत उसे देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ। बोलकर वो भी मन्नत के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। जैसे ही मन्नत जन्नत के कमरे के दरवाजे पर आई, सामने फर्श पर गिरी हुई जन्नत को देखकर उसकी जोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर नीचे हॉल में खड़ा अहान
तेजी से ऊपर की तरफ भागा। अमानत जन्नत के कमरे में पहुंचती उससे पहले ही अहान ने अमानत को रोका और बोला, यहाँ से हिलना मत। अमानत जो पहले ही डर चुकी थी, अब अहान की वार्निंग सुनकर वो बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अहान ने उसे इसलिए रोका था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रेगनेंसी के टाइम अमानत किसी भी तरह का स्ट्रेस ले। वो खुद देखना चाहता था कि आखिर मैटर क्या है। वो जन्नत के कमरे में आया तो सामने मन्नत की गोद में बेहोश पड़ी जन्नत को देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गईं। जन्नत की कलाई से बहता हुआ खून देखकर वो भी डर चुका था। उसने तुरंत जन्नत को अपनी गोद में उठाया और मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। प्लीज़ प्लीज़ आप अमानत का ख्याल रखिए, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। मन्नत को समझ नहीं आया वो क्या करे। जन्नत को ऐसी हालत में देखकर अमानत की तबीयत पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन वो जन्नत को कैसे छोड़ सकती थी। अहान बिना मन्नत का कोई जवाब सुने तुरंत जन्नत को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया। अमानत ने जब जन्नत को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो जल्दी से अहान के पास आई और बोली, ये क्या हो गया? ये कैसे कैसे हो गया? जन्नत ठीक तो है ना? उसे उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? अहान उसे देखते हुए बोला, प्लीज ट्रेजर, रोना बंद करो। तुम्हें रोना नहीं है, अपना ख्याल रखो। मैं जन्नत को कुछ नहीं होने दूंगा। अमानत ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे चक्कर आने लगे थे। अभी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर था और अमानत काफ़ी वीक थी, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन मन्नत में जब उसे यूं देखा तो जल्दी से आकर उसे संभाल लिया। अब उसे ना चाहते हुए भी अमानत के पास रुकना पड़ा। अहान ने मन्नत की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत जन्नत को लेकर बाहर आया। उसने जन्नत को बैक सीट पर बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। मन्नत ने पीछे से अमानत को संभाला और उसे रूम में लेकर आई। उसने जल्दी से अर्जुन को कॉल किया था कि कम से कम अर्जुन तो हॉस्पिटल में जा सके। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। अहान जन्नत को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आया। डॉक्टर ने तुरंत उसे आईसीयू में एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट करने लगे। जन्नत ने अपनी कलाई को बहुत ही बुरी तरह से काटा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और अहान की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी मिस्टर शेखावत, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और ओ पॉजिटिव ब्लड फ़िलहाल हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, इसलिए तुरंत आपको ब्लड अरेंज। अभी वो बोल ही रहे थे कि अहान जल्दी से बोला, आप मेरा ब्लड ले लीजिए डॉक्टर, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, पर प्लीज़ जन्नत को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके ट्रीटमेंट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और नर्स को तुरंत अहान के चेकअप करने के लिए कहा ताकि जल्द से जल्द ब्लड लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रेयान कब से कॉलेज के बाहर खड़ा था, लेकिन जन्नत जब कॉलेज नहीं आई तो उसे जन्नत की फिक्र होने लगी, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से वो जन्नत को सुबह कॉलेज के बाहर इंतज़ार करता था। हालांकि वो सुबह के वक्त बस जन्नत को एक नज़र देखता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जन्नत कॉलेज ना आए। कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी ठाकुर मैंसन की तरफ बढ़ा दी। ठाकुर मैंसन वो आ तो गया, लेकिन अब अंदर जाने में उसे झिझक हो रही थी। कुछ सोचते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला और अंदर आया। अंदर उसे हॉल में रोते हुए मन्नत दिखाई दी। मन्नत को रोते हुए देख वो तुरंत उसके पास आया और बोला, आप रो क्यों रही हैं आंटी? सब ठीक तो है ना? रेयान को देखकर मन्नत ने अपने आंसू साफ किए और असमंजस में पड़ गई कि अब वो रेयान को क्या बताए और क्या नहीं। लेकिन इस वक्त उसे जन्नत की इतनी फिक्र हो रही थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और रेयान को देखते हुए बोली, वो मुझे ना कहीं बहुत इमरजेंसी में बाहर जाना है और ऊपर अमानत की थोड़ी तबीयत खराब है, तो क्या तुम एक मेरा छोटा सा काम करोगे? कुछ वक्त अमानत के साथ रहोगे?
रेयान हैरानी से बोला, अमानत की तबीयत खराब है? क्या हुआ उसे आंटी? सब ठीक तो है ना? मन्नत तुरंत बोली, वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती रेयान। तुम फिलहाल ऊपर जाओ और अमानत के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। बोलकर मन्नत तुरंत वहां से निकल गई। रेयान बहुत बार ठाकुर मेंशन आया था और अहान के साथ साथ रेयान भी अमानत का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मन्नत को रेयान से हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर वो जन्नत के बारे में बात कर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी और उसे पता भी नहीं था कि जन्नत ने ऐसा क्यों किया, इसलिए फिलहाल उसने रेयान को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। मन्नत के जाने के बाद रेयान ने ऊपर की तरफ देखा और अमानत के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जन्नत बेहोश थी और अभी अभी अहान ने उसे ब्लड दिया था। तभी अर्जुन वहां पर आया। अर्जुन को देखकर उसने एक राहत की सांस ली। उसे जल्द से जल्द अमानत के पास जाना था, लेकिन अर्जुन उसके पास आकर कुछ बोलता उससे पहले ही जन्नत के वार्ड रूम से किसी के चीखने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अहान के कदम रुक गए। तभी डॉक्टर बाहर आए और अहान की तरफ देखते हुए बोले, पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका पहले ही ब्लड लॉस हो चुका है और अब वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। बेड पर लेट ही नहीं रही हैं। उनकी जिद है कि उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना। अर्जुन तुरंत अंदर गया, लेकिन अंदर जन्नत को देखते ही उसके कदम रुक गए। जन्नत अपने हाथ से वो पट्टी हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में लबालब आंसू तैर रहे थे। अहान भी अर्जुन के पीछे पीछे ही अंदर आया, लेकिन जब उसने अर्जुन को दरवाजे पर रुकते हुए देखा तो खुद जन्नत के पास आया। जन्नत नर्स को रोते हुए बोल रही थी, छोड़िए मुझे, यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। भले ही अहान और जन्नत कभी एक दूसरे के इतना करीब नहीं आए थे कि एक दूसरे के टच को महसूस कर सके, लेकिन अहान के टच को बिना अहान को देखे ही जन्नत महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अहान ने उसे गुस्से से अपनी तरफ खींचा और बोला, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? उसे गुस्से में देखकर अब जन्नत का रोना और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। अहान ने गुस्से से कहा, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों? क्या हुआ है ऐसा कि जीना नहीं चाहती तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी लाइफ हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और तुम हो कि मरने की बात कर रही हो। मुझे बताओ, किसके लिए किया तुमने ये सब? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों सुसाइड करने की कोशिश की तुमने? उसके सवालों का जवाब देना तो दूर, बस जन्नत एकटक उसे देख रही थी। उसे इस वक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपने दिल की धड़कनें और सामने आहान का चेहरा। उसकी सांसें गहरी हो गई। आहान ने अब उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, मुझे जवाब दो जन्नत, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो तुमने इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की? आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूँगा। आई प्रॉमिस, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बस एक बार मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या है जो तुमने इस तरह से अपनी जान लेने की कोशिश की। जन्नत रोते हुए बोली, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे वो ला कर देंगे जो मुझे चाहिए। अहान ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जन्नत का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए और वो सिसकने लगी। अहान बड़े ही प्यार से उससे बोला, आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ला कर दे सकूं। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जन्नत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप। उसके मुंह से आप सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोला, मतलब? जन्नत ने अपना हाथ उससे पीछे खींचा और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। जाइए आप यहाँ से। उसके एकदम से बदलते हुए बिहेवियर को देखकर
अब अहान और भी ज़्यादा हैरान हो गया। तभी अर्जुन आगे आया और जन्नत की तरफ देखने लगा। जन्नत ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए और वो भागकर अर्जुन के सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, पापा आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। अर्जुन ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेटा और बोला, क्यों क्यों किया तुमने बच्चे ऐसे? आखिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें प्यार देने में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो तुम उनको छोड़कर जाने के बारे में सोच रही थी? जन्नत रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अहान हैरानी से अभी भी जन्नत को देख रहा था। अभी तक जन्नत बार बार यही बोल रही थी कि उसे नहीं जीना, लेकिन अब अचानक ही उसकी माफ़ी मांग लेना उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन तभी अमानत का ख्याल आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत बिना कुछ कहे वार्डरूम से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन, अमानत अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उसे चक्कर आ गए थे, इसलिए वो बेहोश थी। बट डॉक्टर ने आकर उसे कुछ इंजेक्शंस लगाए थे, जिसके बाद बस उन्होंने अमानत को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा था। मन्नत वहाँ पर नहीं थी, लेकिन रेयान सीढ़ियाँ चढ़कर अमानत के कमरे में आया। जब उसकी नज़र अमानत पर गई तो उसके चेहरे पर भी अमानत के लिए फ़िक्र नज़र आने लगी। वो अमानत के पास आकर बेड पर बैठा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है अमानत। आई नो विवेक के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद को संभालना चाहिए ना। तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। तभी अमानत की आंखें खुली और उसकी नज़र रेयान पर गई। रेयान को अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बेड पर उठकर बैठी। उसे यूं उठते देख रेयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, ध्यान से अमानत, इतनी जल्दबाजी में इस कंडीशन में ऐसे बेड से नहीं उठते हैं। अमानत परेशान होते हुए बोली, वो जन्नत। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसे बहुत अजीब सा लगने लगा, जैसे उसे वॉमिट आ रही हो। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगी, लेकिन रेयान ने आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उससे बोला, ध्यान से अमानत, क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग दौड़ नहीं कर सकती हो। अमानत अपने सीने पर अपना हाथ रख कर बोली, रेयान मुझे वॉमिट आ रही है। रेयान ने अगले ही पल उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। वो उसे वॉशरूम में लेकर आया। रेयान अपने हाथ उसकी पीठ पर चलाते हुए वॉमिट करवाने लगा। उसके बाद में उसका चेहरा भी साफ किया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर लेकर आया। वो अमानत की तरफ देखते हुए बोला, अभी कुछ ठीक लग रहा है? अमानत बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा रेयान, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। रेयान ने उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाया और बोला, डोंट वरी, मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आया। लेकिन बेड से उठने की कोशिश भी मत करना। बोलकर रेयान तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में आया और उसने एक सर्वेंट को अमानत के लिए लाइम वाटर बनाने के लिए कहा। जैसे ही उस सर्वेंट ने अमानत के लिए लाइम वाटर बनाया, वो तुरंत उसे लेकर अमानत के पास आया और उसे अपने हाथों से पिलाने लगा। उसके लिए अमानत सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त थी, एक ऐसी दोस्त जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। कॉलेज की स्टडी भी तकरीबन उन दोनों की साथ हुई थी। लेकिन फिर रेयान फॉरेन चला गया और अमानत विवेक की वजह से सबसे दूर हो गई। पर उनकी दोस्ती अभी भी बिल्कुल वैसे ही थी। रेयान को अभी भी अमानत की बिल्कुल वैसे ही फिक्र थी जैसे पहले थी। लेकिन अब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसके दिल में अमानत के लिए फिक्र और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अमानत ने तुरंत से अपना चेहरा दरवाजे की तरफ घुमाया तो सामने अहान खड़ा था। अहान अमानत के लिए परेशान होता हुआ अंदर आया और उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना ट्रेजर? रेयान हंसा और बोला, अमानत बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी।
अभी वो इतना बोल ही रहा था कि उसके फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो निर्भय का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से आहान और अमानत को एक्सक्यूज़ मी कहा और वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद अमानत आहान को देखते हुए बोली, जन्नत जन्नत ठीक तो है ना आहान? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो वो बिल्कुल ठीक है ना? उसने ऐसा क्यों किया? उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया ना? उसका सवाल सुनकर आहान को एक बार फिर से जन्नत की बातें याद आने लगी। उसका चेहरा आहान की आंखों के सामने घूमने लगा। वो अमानत को अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ट्रेजर। प्लीज़ तुम इन सब की टेंशन मत लो। जन्नत बिल्कुल ठीक है। वो बोल रही थी कि उससे गलती हो गई। आइंदा वैसी गलती नहीं करेगी। अमानत रोते हुए बोली, लेकिन उसने ऐसा किया ही क्यों? ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसने इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट किया? उसका सवाल सुनकर आहान भी सोच में पड़ गया था। वो कुछ सोचते हुए बोला, डोंट वरी, मैं पता लगवाने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। लेकिन प्लीज़ तुम इन सब के बारे में मत सोचो। बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा और आई डोंट वांट कि तुम स्ट्रेस लो और तुम्हारी और बच्चे की तबीयत खराब हो। बोलते हुए उसने अपना हाथ अमानत के पेट पर रख दिया था। अमानत ने अपना सर उसके सीने पर रखा और बोली, लेकिन मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है आज। जन्नत अभी बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हो। मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी से प्यार करती है, पर जिससे वो प्यार करती है वो उससे प्यार नहीं करता। उसकी बातों से आहान को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद ऐसा ही कुछ है, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। वो एक बार फिर से बोला, ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि जन्नत की ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो उसके साथ ऐसा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रेयान निर्भय से बात करते हुए बाहर आया। निर्भय से बताया कि एक ज़रूरी मीटिंग के लिए रेयान को ऑफिस में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुरंत रेयान वहाँ से उस मीटिंग के लिए निकल गया। उसे जन्नत के बारे में पता ही नहीं चला और अब वो वहाँ पर रहकर जन्नत के बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ मीठी के साथ था। शावर लेते हुए उन दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद मीठी को बहुत अजीब लग रहा था। वो अरनाथ के इस तरह अपने करीब आने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसकी बेचैनी अब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अरनाथ उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और उसे बेड पर लिटा दिया। उसने अपनी क्लोजेट में देखा तो मीठी के लायक उसे कपड़े दिखाई नहीं दिए। वहीं मीठी के कपड़े खराब हो चुके थे तो अरनाथ अपनी शर्ट लेकर आया। मीठी उस शर्ट की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे मेरी जगह पर वापस छोड़कर आओ। बोलते हुए उसने अपना चेहरा झुका लिया था क्योंकि वो अरनाथ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अरनाथ सरकास्टिक वे में बोला, तुम इस बाथरोब में इस फार्म हाउस से बाहर जा सकती हो। उसकी बात पर अब मीठी को अपनी गलती महसूस हुई, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर आते हुए बोली, यहाँ से बाहर मुझे जाना है ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं ऐसे भी चली जाऊंगी। तुम बस मुझे कोठे पर वापस छोड़कर आओ। अरनाथ उसे देखते हुए मन ही मन बोला, आज तक मैंने यही सुना है कि एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस ज़बरदस्ती से आसान उसे मरना लगता है। पर तुम ऐसी क्यों हो शुगर? क्यों तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का कि उसे कोठे में तुम्हारे साथ जो भी होता है वो बहुत गलत है? अपनी आवाज़ उठाने की जगह तुम वहाँ वापस जाना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों। अभी वो सोच रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर अर्जुन का कॉल था। अर्जुन का फ़ोन आते देख उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से अर्जुन ने जो कहा वो सुनकर अरनाथ की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत उस शर्ट को वहीं फेंका और क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल कर रेडी होकर तुरंत वहाँ से निकल गया। मीठी बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद
अब उसे शर्ट को पहनने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने वो शर्ट पहनी और अरनाथ के बारे में सोचते हुए बोली, ये इंसान मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चला गया। चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत परेशानी भरी बात सुनी हो। सब कुछ ठीक तो होगा ना इसके साथ, बोलकर उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, प्लीज भगवान जी, आप मेरे साथ जो भी कर रहे हैं मुझे सब बर्दाश्त है, पर इस इंसान के साथ कुछ भी गलत मत होने देना। ये दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए तो ये जिस्म की मैली इसके साथ रह नहीं सकती। शेखावत फार्म हाउस। अक्षर डाइनिंग टेबल पर था और उसके सामने ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। वो सविता जी की तरफ देखते हुए बोला, चाहिए उस लड़की को बुलाकर लेकर आइए। अक्षर की बात सुनकर सविता जी की आंखें बड़ी हो गई। अक्षर अपने डाइनिंग टेबल पर किसी लड़की को बैठकर ब्रेकफास्ट करने देगा, ये तो वो किसी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो भी उस लड़की को जिसके बारे में उसे कोई अता पता ही नहीं था। उन्हें चुपचाप अपने सामने खड़े देख अक्षर जोर से बोला, आपको सुनाई नहीं दिया या फिर हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया? अगर ऐसा है तो इस फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला है, तुरंत निकल जाइए। सविता जी अपना चेहरा झुकाकर बोली, सॉरी सॉरी सर, वो मैं अभी मैम को बुलाकर लेकर आती हूँ। अक्षर ने बस अपना हाथ उठाकर उसे जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद प्याली डरी सहमी हुई अक्षर के सामने आकर खड़ी हुई। अक्षर ने उसे देखते हुए बोला, सुबह के 11 बजे इस डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट होता है। 11 बजे तुम इस डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अगर नहीं आओगी तो ब्रेकफास्ट के बिना ही रहना पड़ेगा। लंच 3 बजे होता है और डिनर रात के 10 बजे। एक बार बता दिया, दैट्स एनफ। बार बार नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनते हुए प्याली को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि कोई आर्मी ट्रेनिंग ऑफिसर खड़ा हो और अपने रूल्स बता रहा हो। प्याली ने अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन अभी भी चेयर पर नहीं बैठी। अक्षर अब थोड़ी सर्द आवाज में बोला, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खत्म किया तो ब्रेकफास्ट टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद इस डाइनिंग टेबल से खाना हट जाएगा। नाउ दैट्स योर चॉइस, खाना है या नहीं। उसके कहते ही प्याली तुरंत चेयर पर बैठ गई, लेकिन खाने की तरफ हाथ बढ़ाते ही उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। तभी अक्षर अपनी जगह से उठा और उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसने प्याली के हाथ पर अपना हाथ रखा तो प्याली को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से प्राण निकल रहे हों। प्याली के हाथ जिस तरह से कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेकफास्ट कर भी पाएगी या नहीं। तभी अक्षर अपनी जगह से उठा और प्याली के पीछे आकर खड़ा हुआ। उसने प्याली के हाथ पर अपना हाथ रखा। प्याली को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से प्राण निकल रहे हों। वो एकदम सुन्न हो गई। अक्षर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और अपने हाथ की मदद से चम्मच सूप वाले बाउल में घुमाते हुए प्याली के होठों तक लेकर आया। प्याली का हाथ अब और भी ज़्यादा कांपने लगा था। अक्षर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अगर अब एक बार भी तुम्हारा ये हाथ कांपा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधा तुम्हारे रूम में छोड़ आऊँगा और फिर बैठी रहना वहाँ पर भूखी प्यासी। खाना खाने बैठी हो तुम और हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे खाना नहीं सामने जहर रखा है। प्याली तुरंत कांपती हुई आवाज़ में बोली, वो मेरा हाथ। अक्षर एक बार फिर से गुस्से से बोला, सिर्फ हाथ ही नहीं, तुम्हारी तो जुबान भी कांपती है। तुम डर रही हो मुझसे? प्याली ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। हाँ कहकर वो इस घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। अक्षर के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए। वो प्याली के साथ वाली चेयर पर बैठा और उसकी तरफ देखने लगा। प्याली को अपने आसपास आग सी जलती हुई महसूस होने लगी। वो अपना सर झुकाकर बोली, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपके जाने के बाद खाना खा लूं? अक्षर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, लेकिन तब सिर्फ तुम्हें खाने में पीने को पानी और खाने को भी पानी ही मिलेगा।
मैंने कहा ना, तुम यहाँ से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों का टाइम है, तो तुम्हें उस हिसाब से खाना होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। या तो अपना खाना खत्म करो या फिर भूखी रहो। प्याली ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में अक्षर को पहली बार गुस्सा नजर आ रहा था। प्याली मुंह बनाकर बोली, आप मुझे खाना दे रहे हैं या फिर धमकी? ऐसे तो कोई मिलिट्री में भी टाइम नोटिस नहीं करता जितना आप कर रहे हैं। ऐसे क्या 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई तूफान आ जाएगा क्या? अक्षर बेहद सर्द आवाज में बोला। अक्षर शेखावत के लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। जो लोग टाइम के हिसाब से नहीं चलते हैं, उन लोगों की वैल्यू अक्षर शेखावत की नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर यहाँ रहना चाहती हो तो अक्षर शेखावत के हिसाब से ही चलोगी, वरना। प्याली तुरंत बोली, वरना? वरना क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे? अगर मुझे यहाँ से बाहर निकालना ही था तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों? मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर आप ऐसे डरा डरा कर खाना खिलाओगे तो मैं कैसे खा पाऊंगी? मुझे खाना ही नहीं है। बोलकर प्याली अपनी जगह से उठी और वहां से चली गई। अक्सर गुस्से से प्याली की तरफ देख रहा था। आज पहली बार था जब किसी ने अक्षर के सामने इस तरह से उसकी बातों का जवाब दिया हो। वरना आज तक अक्षर ने जिन जिन लोगों से भी इस तरह से बात की है, सबके चेहरे बस उसके सामने झुके होते थे और जुबान पर ताला लगा होता था। प्याली का यूं बात करना अक्षर के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा? डोंट यू डेयर टू थिंक दैट। अगर भूखी रहकर मर भी जाओगी ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर अचानक से ही प्याली के कदम रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उन आंसुओं को पोंछते हुए बोली, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे जीने और मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। अक्षर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा गुस्से से कांप रहा था। सविता सर झुकाए हुए बोली, सर क्या उन्हें ब्रेकफास्ट उनके कमरे में? अक्षर तुरंत उनकी बात बीच में काट कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। किसी के लिए मेरे रूल्स चेंज नहीं होंगे और ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा कि उस लड़की के साथ साथ आप भी इस घर से बाहर दिखाई दें। बोलकर अक्षर अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल से उठाकर तुरंत वहां से चला गया। शाम का वक्त ठाकुर मेंशन। 2 गाड़ियां एक साथ पार्किंग में आई। एक में से अरनाथ और जन्नत बाहर निकले तो एक में से मन्नत और अर्जुन। जन्नत का हाथ अरनाथ के हाथ में था। वो उसे लेकर अंदर आया। उसे जन्नत पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं ना कहीं खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर जन्नत को ये सब करने की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई। अर्जुन मन्नत भी जन्नत और अरनाथ के साथ साथ ठाकुर मैंशन के अंदर आए। अमानत जो बाहर हॉल में ही थी, वो जन्नत को देखते ही उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसकी दूसरी कलाई की तरफ देखने लगी। उसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, तुमने ये क्यों किया जन्नत? अरनाथ ने जन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगाया और बोला, कोई इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जन्नत को सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ कोई भी बात करके उसे स्ट्रेस ना दिया जाए। अमानत ने अरनाथ की तरफ देखा और बोली, पर भाई मुझे जानना है कि जन्नत ने ये किया क्यों? अरनाथ ने अमानत की तरफ देखा और बोला, मैंने कहा ना, अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। कहकर वो जन्नत को अपने साथ ऊपर रूम में लेकर चला गया। हालांकि अरनाथ के लिए जन्नत और अमानत दोनों एक जैसी थी, लेकिन जन्नत के छोटी होने की वजह से उसे हमेशा अरनाथ की अटेंशन ज़्यादा मिली थी। जन्नत को रूम में लाने के बाद अरनाथ ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसे अपने सामने देखकर जन्नत को डर लग रहा था। हालांकि सबके सामने अरनाथ ने बोल दिया कि कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जन्नत जानती थी कि अरनाथ इतनी आसानी से बात नहीं छोड़ेगा।
अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी सर्द नजरों से बोला, किसके लिए किया ये सब? जन्नत ने अपना चेहरा पूरी तरह से झुका लिया। अरनाथ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मैंने किसी के सामने कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम सबको ये बात बताने में कंफर्टेबल हो या नहीं। लेकिन प्लीज़ मुझे तो बताओ ना जन्नत, क्या तुम अपने भाई को नहीं बताओगी कि तुम किस वजह से परेशान हो? जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आपको मेरी कसम भाई, प्लीज़ आप मुझसे ये सब मत पूछिए। जब मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी। अरनाथ गुस्से से बोला, हाँ मैं इंतज़ार करूं ताकि तुम एक बार फिर से ऐसी गलती करो। तुम्हें पता भी है जन्नत, तुमने जो किया है उसकी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ है, कि मैं एक भाई होकर इस तरह से फेल कैसे हो गया, कि मैं अपनी जन्नत का ख्याल नहीं रख पाया। जन्नत रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, ऐसी बात नहीं है भाई, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अरनाथ ने अब इसके बाद और कुछ नहीं कहा। वो जन्नत को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो ज़रूर इस बारे में पता लगाएगा कि आखिर जन्नत ने ऐसा किया ही क्यों। ठाकुर फार्म हाउस में रात का वक्त। मीठी अभी कुछ देर पहले ही उठी थी। सुबह अरनाथ के जाने के बाद वो तुरंत सो गई और अब उसकी नींद पूरी हुई थी। उठकर वो रूम से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। अभी भी उसने अरनाथ की शर्ट पहनी हुई थी। बाहर आकर उसकी नज़र सर्वेंट पर गई तो उन्हें देखते हुए बोली, प्लीज़ एक अच्छी सी चाय पिला दीजिए। वो सर्वेंट ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। तभी अरनाथ अंदर आया। अरनाथ को देखते ही मीठी ने मुंह बनाया और बोली, वेलकम, जेल में आपका स्वागत है। अरनाथ ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सीधा अपने रूम में चला गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर मीठी उसके पीछे पीछे रूम में आई और उसे देखते हुए बोली, इतना परेशान क्यों हो तुम? एटीट्यूड में तो हमेशा ही रहते हो, लेकिन आज तो लग रहा है काफ़ी परेशान हो। क्या हुआ? बीवी भाग गई क्या? कहीं उसे मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया? अगर मेरे बारे में पता लग गया तो पक्का छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए कहती हूँ जल्द से जल्द मुझे यहाँ से रफा दफा कर दो। उसकी बातें सुनते हुए अरनाथ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल रखा। मीठी उसके पास आई और बोली, अरे बता तो दे, क्या हुआ? इतना मर क्यों रहा है? किसी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया क्या? कहीं उसे पता तो नहीं लग गया कि तेरा इंटरेस्ट तो कोठे की लड़कियों में है? ओए रुक रुक, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ तेरे घर वालों ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया? मेरे चक्कर में कहीं तेरा तो पत्ता नहीं कट गया? अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और मरोड़ कर उसकी पीठ से लगाकर बोला, जुबान संभाल कर बात करो अपनी। जिसके सामने तुम खड़ी हो ना, वो अरनाथ ठाकुर है। और अरनाथ ठाकुर के साथ जिस तरह से तुम बात कर रही हो ना, किसी की औकात नहीं है इस तरह से बात करने की। और मेरे घर वालों के बारे में बोलने से पहले अपनी औकात ज़रूर चेक कर लेना। मीठी हंसी और बोली, मेरी औकात का क्या है? हम कोठे वालियों की तो क्या ही औकात, पैरों में पहने जाने वाली जूतियों के बराबर हैं हम तो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम में है मेरी औकात से, तो यूं बार बार अपने पास क्यों खींचता है? उठाकर कोठे में वापस पटक आना। उसकी बात सुनकर अन्नाथ के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि मीठी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे कोठे पर छोड़ आए। उसे हंसते हुए देखकर मीठी की आंखें बड़ी हो गईं। अरनाथ पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और बोला, वेल ट्राई, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बोलकर उसने तुरंत मीठी को छोड़ा और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया।
मीठी गुस्से से मुट्ठियां कसकर बोली, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, चाहे कुछ भी बोल दो टूटता ही नहीं। पर आखिर ये परेशान क्यों है? कहीं सच में इसकी बीवी तो नहीं भाग गई? लेकिन फिर तुरंत ही उसने अपना सिर झटका और बोली, पर मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या लेना देना? बेशक से इसकी 10 बीवियां हों, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बस यहाँ से जाने के बारे में सोचना है। 2 दिन बाद शेखावत मेंशन। आरजू अपने रूम में थी और अक्षर को फ़ोन कर रही थी। उसे अक्षर को बताना था कि अहान की शादी फिक्स हो चुकी है और अब कल से ही उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। वो चाहती थी कि अहान की शादी में अक्षर उनके साथ आकर शेखावत मेंशन में रहे। उसने जैसे ही अक्षर को कॉल किया, सामने से अक्षर ने कॉल रिसीव किया और उसकी आवाज़ आई, यस स्नोफ्लेक। अक्षर की आवाज़ सुनकर आरजू मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी स्नोफ्लेक तुम्हें मिस कर रही है। अक्षर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नई बात बताओ। आरजू थोड़ा मायूस होकर बोली, जब इतना जानते हो कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ तो मिलने क्यों नहीं आते? अचानक ही अक्षर के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो थोड़ी सर्द आवाज में बोला, प्लीज स्नोफ्लेक, ऐसी बातें मत किया करो जो मुझे पसंद ना हो। आरजू का मुंह बन गया। वो तुरंत बोली, अच्छा ठीक है, नहीं बोलती, पर एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे तुमसे। अक्षर ने सवालिया एक्सप्रेशन से पूछा, बताओ क्या चाहिए? आरजू धीमे से बोली, अहान की शादी फिक्स हो गई है, कल से उसके शादी के फंक्शन हैं, प्लीज शादी में आ जाओ। अक्षर हल्का सा हंसा और बोला, स्नोफ्लेक तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? अगर मेरी अहान से बात भी होगी ना तो उसे शादी जैसी चीज़ों से दूर रहने की एडवाइस दूंगा मैं। आरजू गुस्से से बोली, वो लव मैरिज कर रहा है, पता नहीं तुम्हें कब वो लड़की मिलेगी जो तुम्हें अपने प्यार में इतना पागल कर दे कि ये जो एटीट्यूड और नफरत का पागलपन तुम अपने सिर में लेकर घूमते रहते हो ना, ये तुम्हारे सिर से उतर जाए। आरजू की बात सुनते ही अचानक से एक लड़की का चेहरा अक्षर की आंखों के सामने घूमने लगा। उसका पूरा चेहरा गुस्से से कांपने लगा था और हाथ की नसें उभर चुकी थी। वो गुस्से से बोला, फालतू की बातें करने के लिए मुझे कॉल मत किया करो। बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन गुस्से से नीचे ज़मीन पर पटक दिया। अभी अभी उसका मैनेजर पर कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आने की परमिशन मांग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने का नज़ारा देखा तो वो तुरंत दरवाजे से ही वापस हो गया। गहरी गहरी सांसें लेता हुआ अक्षर अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी।